नमस्कार दोस्तों। इंडियन इकोनॉमिक सीरीज़ में आज का हमारा वीडियो जो है एग्रीकल्चर के अन्य टॉपिक्स पर होगा, जिसमें हम भूमि सुधार और कुछ अन्य टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले हम भूमि सुधार के बारे में देखेंगे। देखिए, भूमि सुधार से अभिप्राय भूमि स्वामित्व का उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना होता है। ठीक, तो भूमि सुधार में क्या होगा कि उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण भूमि का कर देना, ताकि जो है आय समानता घटे और सामाजिक न्याय प्राप्त हो। ठीक, सामाजिक कल्याण हो, इसलिए जो है भूमि सुधार किया जाता है। तो स्वतंत्रता के पहले जब अंग्रेज़ थे तो उन्होंने बहुत सारी भूमि की कॉन्सेप्ट लाए थे, जिसमें कि जमींदारी प्रथा और इजारेदारी प्रथा, ये सब चीज़ें लाई थी। जिसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो वहाँ पे सरकार ने सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए भूमि सुधार पर काफ़ी ध्यान दिया। तो चलिए देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार के नीति के कौन कौन से घटक थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये स्वतंत्रता के समय जो है अंग्रेज आज़ादी के पहले बहुत सारी प्रथाएं थी भूमि की, जैसे कि देखिए जमींदारी प्रथा, काश्तकारी प्रथा, ये सब सारी चीज़ें थी। तो इन्हीं में सुधार के लिए सरकार ने प्रयास किया। तो देखिए भूमि सुधार जो है वो स्वतंत्रता के पश्चात किसमें क्या क्या घटक हैं। तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, काश्तकारी सुधार किया गया, भूमि स्वामित्व की सीमा तय किया गया कि भूमि 20 बीघे या इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इस तरह की सीमा लगाएगी। खेतों के आकार में सुधार किया गया, जिसके तहत चकबंदी और हदबंदी किया गया। ठीक, सहकारी एवं सामुदायिक कृषि को बढ़ावा दिया गया। ठीक, सहकारी एवं सामुदायिक कृषि को बढ़ावा, ये सब सारी चीज़ें हुई। ठीक, अब हम देखते हैं कि भूमि सुधारों का वर्णन। मान लीजिए कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि भारत में स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधारों का वर्णन कीजिए, तो उसमें हम कैसे लिखेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 1 है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। देखिए किसान और राज्य के मध्य बिचौलियों को हटाने के लिए, मध्यस्थों को हटाने के लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, क्योंकि ये समाज में ज़मीन का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित नहीं कर रही थी। आगे चल के फिर क्या हुआ, कृषि की मौलिक संरचना का पुनर्गठन किया गया, जिसके लिए वेस्ट बंगाल और केरल में ये चीज़ किया गया। बिचौलियों का उन्मूलन, जैसे कि जो जमींदारी उन्मूलन के साथ साथ जमींदारी, रैयतवाड़े, महलवाड़े, सारी प्रथाएं को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जोतों की चकबंदी की गई, बिखरे हुए भूखंड जो थे उन्हें पुनर्नियोजित किया गया। ठीक, आपने सुना होगा गाँवों में कि चकबंदी हुई, जिसके तहत बहुत सारे भूमि के टुकड़े इधर 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 ऐसे देते थे, उनका जो है एक जगहों पर लाया गया, वो एक क्या कहते हैं, पुनर्नियोजन किया गया, तो चकबंदी रही। ठीक, इसके अलावा लैंड होल्डिंग पर सीलिंग कानून लाया गया कि हाँ, अगर 20 बीघा इससे ज़्यादा अगर ज़मीन रहती है तो ये सील कर दी जाएगी ज़मीन, इस तरह की चीज़ें लाई गई। ठीक, तो भूमि स्वामित्व की सीमा तय की गई। इसके बाद सहकारी कृषि भी कॉन्सेप्ट लाया गया। इसके अलावा भूमि अभिलेख अपडेशन किया गया। ये सारे कॉन्सेप्ट भूमि सुधार में रहे। ठीक, अब देखिए भूमि सुधार में दो चीज़ें हैं, एक उद्देश्य, एक लाभ। तो भूमि सुधार का उद्देश्य क्या था, भूमि वितरण में व्याप्त असमानता को दूर करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना एवं सामाजिक न्याय प्रदान करना, रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, शोषण अन्याय से मुक्ति प्रदान करना, मुक्ति देना, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, कृषि का आधुनिकीकरण करना। इतने सारे उद्देश्य भूमि के रहे, भूमि सुधार के। फिर देखते हैं भूमि सुधार के क्या लाभ थे। देखिए सीमांत एवं छोटे किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरी इससे। देखिए इससे क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ें हुई। तो छोटे सीमांत किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधर गई। भारतीय कृषि का समुचित विकास हुआ, खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ी, गरीबी निवारण बढ़ा। भारत खाद्यान्नों का निर्यात करने की स्थिति में है इस समय। गरीबी निवारण हुआ, गरीबी घटी, समावेशी विकास हुआ, सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुआ, ये सारी चीज़ें रही। ठीक, तो ये भूमि सुधार में आप, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो इतना बहुत है। तो इसके बाद हम अन्य टॉपिक देखते हैं, कुछ है जैसे देखिए फसल विविधता। तो देखिए फसल विविधता का अर्थ होता है कि नई फसलों को कृषि उत्पादन में जोड़ना। ठीक, कि भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें को उपजाना ही फसल विविधता है। ठीक, तो उसमें इसके लिए क्या क्या समक्ष चुनौतियां हैं भारत में, कि फसल विविधता काफ़ी ज़रूरी है कृषि के विकास के लिए। तो देखते हैं इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं भारत में। तो बीज और पौधों की अपर्याप्त आपूर्ति है। ठीक, कृषि के आधुनिकीकरण और मशीनों के पक्ष में भूमि विखंडन है। ठीक, तो भूमि विखंडन है वो आधुनिकीकरण के पक्ष में नहीं है, मशीनीकरण के पक्ष में नहीं है। जो भूमि के जोत हैं वो बिखरे हुए हैं, चकबंदी अभी पूरी तरह सक्सेस नहीं हुई है, ये कह रहा है। इसके अलावा अपर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन, स्किल नहीं है किसानों को, परंपरागत कृषि करते हैं। भूमि और जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, भूमि मृदा का क्षरण हो रहा है। इसके साथ साथ भूमि का जलस्तर जो है कम हो रहा है, भूमिगत जलस्तर। कृषि क्षेत्रों में निवेश की भी कमी है। ये सारी चुनौतियाँ फसल विविधता में व्याप्त हैं। फिर अगला टॉपिक देखते हैं इसमें, जल प्रबंधन।
अभी जल प्रबंधन आया ही था कि भूमिगत जल ज़्यादा नष्ट हो रहा है, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है कृषि का। तो जल प्रबंधन के बारे में देखते हैं कि जल प्रबंधन की क्या क्या चुनौतियाँ हैं। देखिए, सूखा, कम पानी उपयोग दक्षता, भूमि संसाधनों का अत्यधिक दोहन, अपर्याप्त जल भंडारण, ये सारी जल प्रबंधन की चुनौतियाँ हैं। तो भारत में जल जो है संरक्षण के लिए जो है कुछ सरकारी पहलें हैं, तो इनको हम देखते हैं कि सरकारी जो गवर्नमेंट स्टेप लिए गए हैं जल संरक्षण के लिए। देखिए, अटल भूजल योजना का नाम आपने सुना होगा, ये है। मनरेगा में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से जल संरक्षण सुनिश्चित कराया जा रहा है। जैसे मनरेगा में आप देखेंगे तो नहर खुदाई गई, इस तरह की चीज़ें की गई, ठीक, तालाब खुदाए गए, नहर खुदाई गई, तमाम चीज़ें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी ये चीज़ ध्यान दिया गया जल संरक्षण के ऊपर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण योजना लाएगी, नमामि गंगे पहल लाई गई, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ये सब चीज़ें लाएगी। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGW एक गठन किया गया, तो जिसके लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान 2020 लाया गया, ठीक। तो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, सिंचाई, इरिगेशन। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, कभी अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। नदियों की भौगोलिक विविधता, भारत के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है कि क्यों सिंचाई की आवश्यकता है। तो नदियों की भौगोलिक विविधता है, कहीं पे नदियाँ सूख जाती हैं, कहीं पे वर्षावाहिनी रहती हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा भूमि जल असमानता है, भूमि जल में असमानता है, कहीं बुंदेलखंड में जल ही नहीं है देखेंगे तो वहाँ पे चट्टानें ठोस हैं, तो कहीं पे जो है काफ़ी ज़्यादा जल स्तर ऊपर है। तो इसी तरह के विभिन्न जगहों पे देखेंगे, महाराष्ट्र, ये हर पूरे भारत में इस तरह से असमानता है। सीमित वर्षा ऋतु यहाँ पे जो है एक सीमित समय तक लिए आती है, ठीक, और काफ़ी तेज़ी से वर्षा होती है और बहुत तेज़ी से जल बह जाता है। मानसून विभंगता, मानसून भी बहुत अनिश्चित हो गया है जो है एल नीनो के प्रभाव के कारण। वर्षा जल का असमान वितरण, वर्षा की अनियमितता, मानसून वर्षा अनियमितता, ये सारी चीज़ें, मतलब मानसून जो है सही से नहीं आता है, तो मानसून का जुआ कहीं भी जाती है कृषि। तो इस वजह से सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई के कुछ साधन देखते हैं, नहरें, कुएं, ट्यूबवेल, जलाशय, तालाब, इस तरह के। अधिक कम सिंचाई वाली पद्धतियाँ, जो आधुनिक पद्धतियाँ सिंचाई की हैं, उनके ऊपर देखते हैं। तो ये फव्वारा सिंचाई पद्धति, इसमें ड्रिप सिंचाई विधि और संरक्षण सिंचाई, ये 3 जो है पद्धतियाँ हैं। फव्वारा सिंचाई में पौधों के पास कुछ ऊंचाई पर पाइपों में छिद्रयुक्त नोजल लगे होते हैं, ठीक, ये फव्वारा पद्धति होती है। ड्रिप सिंचाई में पौधों पर द्वारा पाइप द्वारा पौधों की जड़ों तक सिंचाई पहुंचाई जाती है, जिसमें इजराइल मॉडल का फॉलो करता है भारत, और मरुस्थलीकरण का रोकथाम इससे होता है। संरक्षण सिंचाई में सिंचित भूमियों में उपयुक्त मात्रा में सिंचाई, में ज़्यादा सिंचाई न किया जाए, ये संरक्षण सिंचाई है, ठीक। अब वर्षा जल संग्रहण देखते हैं क्या होता है। परंपरागत विधि में ये टैंक, तालाब, बावड़ी, कुंड, ये सब चीज़ें सब परंपरागत विधि है। नई संकल्पना में क्या हुआ, गड्ढे, पिट्स जिसको बोलते हैं, गड्ढे, खुदे हुए कुएं, खाइयाँ, ट्रेंच, पुनर्भरण कुएं, ये सब नई संकल्पना है। अन्य विधि में बांध बना करके जल संरक्षण किया जाए, भूमि वर्षा के जल को संचित किया जाए, छत प्रणाली, छत पे जो है रोक लिया जाए, भूमिगत टैंक में जो है जल को रोक लिया जाए। तो इस तरह से वर्षा वर्षा जल संग्रहण से भी जो है जल की समस्या दूर होगी, ठीक। अब कृषि बनाम उदारीकरण देखिए, जब 1991 में LPG नीति आई, तो उसके बाद काफ़ी परिवर्तन हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारत में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिली, तो कृषि पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव हुआ। तो हम देखते हैं कि भारतीय कृषि पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, भारतीय कृषि पर प्रभाव, दोनों प्रकार के प्रभाव, पॉजिटिव और नेगेटिव पड़ा। तो देखते हैं क्या हुआ। खाद्यान्न उत्पादन 1991 से 91 में 176 मिलियन टन थे, 2021 से 22 में 315.7 मिलियन टन तक हो गई। पिछड़े क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ, बागवानी उत्पादन बढ़ा, कृषि का विविधीकरण हुआ, कृषि निर्यात काफ़ी बढ़ा। इसके अलावा कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े, नई जैविक कृषि का विकास हुआ, तकनीक का विकास हुआ। कृषि सब्सिडी का मुद्दा, ये जो WTO, ये नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कृषि ऋण का संस्थागतकरण हुआ, खाद्य प्रसंस्करण हुआ, कृषि निवेश हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि बड़े किसानों को ज़्यादा लाभ हुआ तो छोटे किसानों को कम लाभ हुआ, जो है आय असमानता जनित हुई, गरीबी बढ़ी, इस तरह की चीज़ें में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, ठीक। और मतलब फसल के व्यवसायीकरण में पड़ा प्रभाव, ये सब चीज़ें। तो भारत में फसल पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं क्या है। तो भारत में क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, ये पहले समझते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष समय पर उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की फसलों का पैटर्न ही क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न निर्भरता किस पे होती है, जलवायु पे होती है, जलवायु पे, मिट्टी पे, श्रम पे, ठीक। तो जलवायु जो होती है, इसमें तापमान, हवा, वर्षा, इन पे निर्भर करता है क्रॉपिंग पैटर्न। मतलब जहाँ की जलवायु जैसी होगी वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न वैसा होगा। भूमध्य सागर होगा तो भूमध्य सागरीय जलवायु होगा, तो वहाँ पर रसीले फलों का उपयोग ज़्यादातर उपजाए जाएंगे। यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न धान, गेहूँ, चावल, इस तरह की चीज़ों के लिए उपयुक्त है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा चीज़ें की जाएंगी। भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी पर भी ये चीज़ें होंगी, चाहे कि मतलब अगर
लाल मिट्टी है तो उस तरह का काजू उजू हो जाएगा, कुछ पथरीली मिट्टी है, अलग अलग जगहों पे है, चाय के लिए कोई उपयुक्त है, अलग अलग मिट्टियाँ हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न 3 क्रॉपिंग पैटर्न है भारत में, रबी, जायद, खरीफ, तीनों आपने देखा है। तो रबी जो होती है वो सर्दियों के मौसम में, जैसे कि गेहूँ, जौ, मटर, ये सब, तिलहन उलहन, ये सब चीज़ें रबी की फसल होती हैं। ठीक। और इसके अलावा जायद की जो फसल है, अभी हाल में मार्च आने वाला है, तो ये मार्च में से अप्रैल के बीच में ये बोई जाएंगी। तो इसमें खीरा, तरबूज, ये सब चीज़ें बोई जाती हैं। ठीक। खरीफ फसलें जो होती हैं वो गर्मी में जून के आसपास, लगभग लगभग बारिश में जून के आसपास मानसून आने पर ये चीज़ें बोई जाती हैं, जैसे कि धान की रोपाई, बाजरा, कपास, इस तरह की चीज़ें खरीफ फसलें होती हैं। तो इस प्रकार से ये भारत के क्रॉपिंग पैटर्न भी हो गया, और हमने ये कृषि का टॉपिक ख़त्म कर लिया आज, जिसमें मेरे ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक बचे थे। इसके पहले जो बड़े टॉपिक थे वो तो ख़त्म कर ही लिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये आपका ये कृषि का टॉपिक आज समाप्त होता है। तो इसके बाद हम अगला एक टॉपिक देखेंगे। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे इंडस्ट्री। ठीक। इंडस्ट्री में 2 चीज़ें देखेंगे, जिसमें कि बड़े उद्योग और छोटे उद्योग, जैसे एमएसएमई। तो बड़े उद्योग में हम ये देखेंगे कि एनईपी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एनआईपी देखेंगे 1991 में। एलपीजी आपने सुना होगा, उसके बारे में देखेंगे, एलपीजी के बारे में देखेंगे, उसका क्या भारतीय पर सब प्रभाव पड़ा वो सब देखेंगे। और एमएसएमई देखेंगे कि एमएसएमई का क्या महत्व है, चुनौतियाँ क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें। तो इसके बाद आपका इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक समाप्त हो जाएगा, और इतना ही पर्याप्त रहेगा मेंस के लिए। आप चाहे यूपी पीसीएस मेंस देते हो, या फिर यूपीएससी मेंस देते हो, या फिर उत्तराखंड या फिर बिहार कहीं का स्टेट पीसीएस देते हो, या यूपीएससी देते हो, आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो इसी तरह वीडियो पर बने रहें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।